हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था गुलाम वंश का। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था, इलबरी वंश भी कहा जाता था और आदि तुर्क वंश भी कहा जाता था। इसके नाम के विषय में हमने पहले ही जानकारी प्राप्त की थी कि इसे उपयुक्त नाम क्या दिया जाए, क्योंकि इलबरी तुर्कों के द्वारा इस वंश को चलाया जा रहा था, इसलिए इस वंश को इलबरी तुर्क वंश कहा गया था। इलबरी तुर्क वंश की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसका अंतिम शासक कौन था तो क्यूमर्स था। क्यूमर्स के बाद उसकी हत्या एक तुर्क वंश की एक अलग शाखा के व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी द्वारा कर दी जाती है और एक नवीन वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहा जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इस वंश की जैसे ही स्थापना होती है तो इस वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे तथ्य हैं कि आखिर इसे खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, उसे हम आगे चल के समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि अभी तक इलबरी तुर्कों का शासन चल रहा था, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इलबरी तुर्क वंश की स्थापना की थी, मामलुक वंश की स्थापना की थी। अब ये वंश जैसे ही समाप्त होता है तो जो तुर्की होते हैं उनकी एक और शाखा होती है, वह शाखा आकर यहाँ पर स्थापित हो जाती है, उनका वंश खत्म करके अपना एक नया वंश चलाती है। तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। इसका कार्यकाल बहुत कम चलता है और बहुत कम चलने के पीछे कारण ये है कि ये सत्ता जो है वो शक्ति के बल पर प्राप्त करते हैं और शक्ति के बल पर प्राप्त होने के कारण दूसरा उलेमा वर्ग, अमीर तुर्की और खलीफाओं की सनद प्राप्ति ना होने के कारण, समर्थन प्राप्त ना होने के कारण जनता का भी इसको समर्थन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वंश बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस वंश के शासकों ने एक से एक नीतियां चलाई, बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियों का उद्घाटन किया। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, साम्राज्यवादी प्रणाली, बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को इस समाज को दिया। जो वर्तमान समाज है इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली से ही सीख रहा है। अभी तक जितने भी वंशज थे गुलाम वंश में, उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं चलाई थी, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। बलबन ने थोड़ा बहुत किया था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो इसका दूसरा शासक होता है, वह साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है और भारत में जो खिलजी वंश है उसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र तक कर लेता है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं खिलजी वंश को। तो खिलजी वंश का पहला शासक है जिसे कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वह 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था, मात्र 6 वर्षों तक चला था। क्योंकि यह शासक बहुत उम्रदराज था, बहुत ज़्यादा उम्र, लगभग 70 वर्ष की उम्र पर शासन पर काबिज हुआ था, शासन पर सत्ता प्राप्त की थी। और दूसरा, इसके भतीजे या इसके दामाद के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, समय समय पर इसके साथ छलावा किया गया और उसके द्वारा ही धोखे से इसकी हत्या कर दी गई, जिस कारण 6 साल का शासन करने के बाद इसकी शासन की सत्ता समाप्त हो गई और इसके भतीजे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, वह दामाद भी था, उसके हाथों में इसकी सत्ता आ जाती है। ये कहानी तो बस सुनने की है, लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ कि मध्यकालीन इतिहास में जितने भी 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे वो या तो शासकों से बनेंगे या शासकों द्वारा कोई नीति लाई गई होगी, जैसे कि कोई इजारेदारी प्रथा लेके आता है, कोई एकता प्रथा लेके आता है, कोई भी प्रथा हो, या बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, या कोई करों के नाम है। तो ऐसे जो शब्दावली आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी, वहाँ से 3 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। 5 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो 5 नंबर के प्रश्न जो है इनकी नीतियों से पूछ लिए जाते हैं और 15 नंबर के प्रश्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों से पूछे जाते हैं कि बताइए गुलाम वंश से नहीं आएगा कि सल्तनत काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ से लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनते हैं। इनकी नीतियों से जो पर्टिकुलर राजा ने चलाई थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर इल्तुतमिश के द्वारा किए गए जो कार्य थे, यहां से 5 नंबर के प्रश्न और 11 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा होती है। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? किलोखरी को बनाई थी। किलोखरी को राजधानी बनाता है
और यह सल्तनत काल का सबसे अधिक उम्र का सुल्तान था। कौन सा था सबसे अधिक उम्र का? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसकी आयु कितनी थी? आयु थी 70 वर्ष, अर्थात 70 वर्ष की आयु में इसने सत्ता प्राप्त की थी। इसने चंगेज खां का जो वंशज था उलूग खां, मंगोल आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मंगोल आक्रमण के समय चंगेज खां का जो पुत्र था, जो वंशज था, पुत्र नहीं सॉरी, इसका वंशज था उलूग खां, उसको और उसके साथ आने वाले 4000 मंगोलों को, उनके समर्थकों को यहां पर इस्लाम धर्म को स्वीकार कराया और यहां पर रहने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही जो भी मंगोल इस धर्म को स्वीकार करते, इस्लाम धर्म को स्वीकार करते, उन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाने लगा, उन्हें नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। हुआ क्या था कि नीतियां सही से चल रही थी, सही से काम चल रहा था। इसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही भतीजे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, उसके साथ कर दिया और वह इसका दामाद भी बन गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, लालची प्रवृत्ति का था, और वह जलालुद्दीन खिलजी को बगैर बताए हुए भी अभियान पे चला जाता था। अभियान में जाकर राजाओं पर आक्रमण करके वहां से लूटपाट करता था। एक बार की घटना हुई, 2 बार की घटना हुई, जलालुद्दीन खिलजी को पता चला कि ये बार बार ऐसे ही घटना कर रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर उसको डांट फटकार लगाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इससे अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग सनक जाता है और वह धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते ही अलाउद्दीन खिलजी इसके शासन पर बैठ जाता है, अर्थात खिलजी वंश का अगला शासक या अगला सुल्तान बनकर सामने आता है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि खिलजी क्रांति को या खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 1290 में इलबरी वंश की समाप्ति हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि यह इलबरी तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे हम गुलाम वंश, मामलुक वंश, आदि तुर्क वंश या इलबरी वंश भी कहते हैं। 11 शासकों का शासन था। तो क्यूमर्स की हत्या के साथ ही 1290 में इलबरी वंश की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के सिंहासन रोहण हो जाता है और इस सिंहासन रोहण को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है। चूंकि यह क्रांति केवल वंश परंपरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस दौरान अनेक दीर्घकालिक परिवर्तन हुए थे। अर्थात यदि वंश का सिर्फ परिवर्तन होता तो उसे वंश परिवर्तन कहा जाता, लेकिन इसमें क्या हुए थे, जो प्रशासनिक संरचना थी उसमें बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन हुए थे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि गुलाम वंश में जितने भी शासक बन रहे थे वह उलेमा वर्ग से या फिर जो खलीफा होते थे, उलेमाओं और अमीर तुर्कों का उन्हें समर्थन प्राप्त होता था और उन्हीं की मर्जी से वह शासन की सत्ता ग्रहण करते थे। साथ ही साथ उन्हें खलीफा से सनद की प्राप्ति करनी होती थी। जो कार्य करने की पद्धति थी वह ऐसे हो गई थी कि जो अच्छे मुसलमान होते थे, उच्च वर्ग के मुसलमान होते थे, उन्हें ही उनके पद पर नियुक्त किया जाता था, अर्थात वंशवादी परंपरा चलने लगी थी। तो इन परंपराओं को छोड़ते हुए योग्यता के आधार पर लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके इस तरीके से जो परिवर्तन करके एक वंश आता है उसे ही खिलजी वंश कहा जाता है। इसीलिए इस क्रांति को क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी शासकों ने नस्लवाद को अस्वीकार कर राजकीय सेवाओं पर योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्त किया। अभी तक क्या हो रहा था? नस्ल के आधार पर जो उच्च वर्ग के मुसलमान होते थे, जैसे कि आप वलवन का काल ही देख लीजिए, तो वलवन क्या बोलता है कि जो उच्च वर्ग के मुसलमान होंगे उन्हें ही उच्च वर्ग प्रदान किया जाएगा। हिंदुओं की अवहेलना की जाती थी, जो निम्न वर्गीय मुसलमान होते थे उनकी अवहेलना की जाती थी, उन्हें सरकारी या जो शासन के पद होते थे उन पर नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी का समय आता है तो जलालुद्दीन खिलजी जब खिलजी वंश की स्थापना करता है तो उसके साथ ही इस परंपरा को समाप्त कर देता है और योग्यता के आधार पर सैनिक और प्रशासकीय वर्गों में लोगों को नियुक्त करता है। इन्हें सत्ता अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग या खलीफा के समर्थन से प्राप्त नहीं हुई थी। इन्होंने सत्ता कैसे प्राप्त की थी? शक्ति के आधार पर प्राप्त की थी। शक्ति के आधार पर इलबरी वंश को समाप्त करके, इलबरी वंश के आखिरी वंशज को समाप्त करके अपने वंश की स्थापना की थी। इन्होंने इस मिथ्या को समाप्त कर दिया था कि प्रभु सत्ता पर केवल विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग को ही अधिकार होता है। पहले क्या होता था कि जो विशेष अधिकार वर्ग होते थे उन्हें ही सत्ता के उच्च पद प्राप्त होते थे। तो उन्होंने इस परंपरा को भी क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। इन्होंने धर्म को राजनीति से दूर रखा था। पहले क्या होता था? गुलाम वंश में धर्म राजनीति पर हाविज होता था। जो राजनीति का संचालन होता था वह धर्म के अनुसार ही होता था।
परंतु जैसे ही खिलजी वंश आता है तो वह धर्म को राजनीति से अलग कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की युक्ति इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि शरीयत के नियम क्या कहते हैं, मैं तो बस वही करता हूं जो मुझे राज्य के हित में उचित प्रतीत होता है। अर्थात इस युक्ति से ही समझ में आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मानसिकता कैसी थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासन को और धर्म को अलग अलग रख के चलता है। वह शरीयत के नियम का पालन करने की बजाय जनता के फायदे की बात करता है, जनता के भले को देखता है। वो कहता है कि मेरे राज्य की जनता के लिए जो भी उचित होगा, चाहे वह शरीयत के नियम के अनुसार हो या ना हो, वह मैं करूंगा। परंतु खिलजी वंश के शासकों, ध्यान रखिए, तो इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? खिलजी क्रांति कहा जाता है। लेकिन यह खिलजी क्रांति जो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, यह खिलजी वंश ज़्यादा समय तक अपने पद पर काबिज नहीं रह पाया। इस वंश का जो कार्यकाल था बहुत कम समय के लिए सिमट कर रह गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने जो सत्ता है वह शक्ति के बल पर प्राप्त की थी। इन्हें अमीर वर्गों या तुर्कों या उलेमाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था, जिस कारण जनता ने भी इनका सही सपोर्ट नहीं किया, सही समर्थन नहीं किया और ये वंश कम समय में ही समाप्त हो गया। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरशास्प की। इसका नाम अली गुरशास्प था, अलाउद्दीन खिलजी भी था, दोनों नाम इसके हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपको 3 नंबर में अली गुरशास्प लिखा आ जाएगा या कभी अलाउद्दीन खिलजी लिखा आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही नाम एक ही शासक के हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। मैं अभी कहानी में आपको बता चुका हूं कि यह क्या था, इसके भाई का ही पुत्र था, लेकिन इसकी योग्यता को देखते हुए उसने अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया था, इसलिए यह भतीजा और दामाद दोनों था। लैनपूल के अनुसार इसे सत्ता ग्रहण करने के साथ ही साम्राज्यवादी विस्तार के 50 वर्षों का इतिहास प्रारंभ हो गया था। इसका मतलब यह है कि जैसे ही इसने सत्ता ग्रहण की और इसने साम्राज्य के विस्तार की योजना अपनाई और योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से राज्यों पर आक्रमण किया, राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके साथ ही जो अब तुर्कों की परंपरा चली आ रही थी, अभी तक जो सीमित थी, उसका विस्तार का समय आ गया था। अर्थात तुर्क अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे और अपनी साम्राज्य को, अपनी सत्ता को फैलाने लगे थे। और सबसे ज़्यादा फैलाने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही यह परंपरा चालू हुई थी। इसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमण हो ही रहे थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के विषय में यदि आपसे शॉर्ट में प्रश्न पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो विस्तृत जानकारी है उसका अध्ययन हम अब आगे करेंगे। तो यहां पर बात आती है कि लैनपुल के अनुसार सत्ता ग्रहण के साथ ही साम्राज्यवादी विस्तार का 50 वर्षों का इतिहास प्रारंभ हुआ। तो ये क्या था, इसकी साम्राज्यवादी नीति ये आखिर क्या थी, इसने किस तरीके से अपनी साम्राज्य की नीति का विस्तार किया, साथ ही साथ इसके उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों के आधार पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है उसकी जानकारी हमारे लिए वर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही या फतवा जहांदारी, साथ ही साथ अमीर खुसरो की किताब खजाइन ए फतह से मिलती है। तो ये किताबों के नाम आप याद रखिएगा, सीधे सीधे पुस्तकें पूछ ली जाती हैं कि वर्नी की पुस्तक लिखी है या तारीख फिरोजशाही किसकी कृति है। तो तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी किसकी किताब है? वर्नी की है। और इससे क्या प्राप्त होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपसे ये कुछ भी लिखा आ जाए तो इसमें एक फैक्ट तो आप लिख सकते हैं कि यह किसकी कृति है, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है। चलिए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो देखिए, अभी तक गुलाम वंश चल रहा था। गुलाम वंश में सीधे सीधे इस्लाम जो तुर्क थे वह भारत में आके स्थापित हुए थे। स्थापित होकर वह अपनी जड़ें जमा रहे थे, उन्होंने अभी फैलना चालू नहीं किया था। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश आता है तो खिलजी वंश आते आते तक, बलबन के समय के अंत तक क्या होता है, जो तुर्कों का शासन होता है वो सही तरीके से स्थापित हो जाता है। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का समय आता है तो अलाउद्दीन खिलजी को अब लगता है कि हमें हमारे साम्राज्य का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक करना चाहिए। तो इसके उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य थे जैसे कि अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, अर्थात संपूर्ण क्षेत्र में एक ही वंश की स्थापना करना, एक ही वंश के वर्चस्व को स्थापित करना।
तो इसने इस वंश इसकी स्थापना करने के लिए सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, और सिकंदर सानी की उपाधि मतलब सिकंदर की उपमा ग्रहण की। जिस तरीके से सिकंदर ने विश्व विजय प्राप्त की थी, उसी तरीके से यह भी भारत के साथ विश्व विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे निकल पड़ा। दूसरा उद्देश्य था राजकीय आय में वृद्धि करना, क्योंकि जब हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, दूसरे क्षेत्रों को विजिट करेंगे, दूसरे क्षेत्रों को जीतेंगे, तो उससे हमें भारी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त होगी। तो उस धन संपत्ति से क्या होगा, राजकीय आय में वृद्धि होगी। तो पहला तो हमारे साम्राज्य को विस्तार करके अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य था राजकीय आय में वृद्धि करना। तीसरा, वो एक नया धर्म चलाना चाहता था और खुद की तुलना मोहम्मद पैगंबर साहब से करने लगा। वो कहता था कि एक नया धर्म चलना चाहिए जिसका निर्माण मैं खुद करूंगा, मेरे अनुसार वह धर्म चलेगा। इस तरीके से वह धर्म चलाना चाह रहा था, साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। फिर इसका ही एक व्यक्ति था, सपोर्टर था, उलालुल मुल्क। उसने इसको समझाया कि साहब, सिकंदर के पास तो अरस्तु जैसे गुरु थे, आपके पास क्या है? वो विश्व विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन आप विश्व विजय प्राप्त करने की मत सोचिए। भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप पहले उत्तर भारत को विजय प्राप्त कीजिए, उत्तर भारत को जीतिए, उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण की विजय कीजिए, क्योंकि भारत का ही क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो आपको अपनी नियत विश्व में ना गड़ाकर भारत के अंदर गड़ानी चाहिए, और इन उद्देश्यों के साथ ही वह भारत विजय पर निकल जाता है और अपने साम्राज्य को विस्तारित करने लगता है। इसके लिए वह दो प्रकार के अभियान चलाता है, एक चलाता है उत्तर के अभियान और दूसरा चलाता है दक्षिण के अभियान। उत्तर के अभियानों के उद्देश्य अलग होते हैं, दक्षिण के अभियान के उद्देश्य अलग होते हैं। उत्तर का जो अभियान चलाता है तो उसका उद्देश्य मुख्यतः रहता है कि उन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेना, और जब वह दक्षिण का जाता है, दक्षिण का अभियान करने जाता है, तो याद करिए समुद्रगुप्त की विजय, दक्षिण विजय, आप प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा आपने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय। समुद्रगुप्त दक्षिण की विजय प्राप्त करके क्या करता है, उन क्षेत्रों से सिर्फ कर और उपहार लेकर उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, और यही उद्देश्य इसका भी होता है। यह भी समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण के क्षेत्रों को विजिट करके वहां से सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करता है, कर प्राप्त करता है। वहां के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता, वापस आता है और वापस आकर यह अपना राजपाट चलाने लगता है। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण के अभियान है यह स्वयं खुद नहीं करता, बल्कि अपने सेनापति के द्वारा करवाता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं उत्तर भारत के अभियान। तो उत्तर भारत के अभियानों के उद्देश्य थे कि इन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लेना। इस अभियान में क्रमशः कौन कौन से अभियान थे, तो सबसे पहले वह 1299 में गुजरात का अभियान करता है। इस समय क्या था, गुजरात बहुत धनी प्रदेश था, बहुत धनी प्रदेश होने के कारण इसकी लालसा इसको विजिट करने में थी। तो यह गुजरात का अभियान करता है, और गुजरात का अभियान रायकरण बघेल के विरुद्ध करता है। रायकरण बघेल पर जैसे ही अटैक करता है तो रायकरण बघेल स्वयं और खुद की पुत्री को लेकर वहां से भाग जाता है और महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है। इसकी पत्नी को यह यहाँ से उठाता है और अपने राज्य में ले जाता है, उससे विवाह कर लेता है। यहाँ से नुसरत खान ने 1000 दीनार को, ध्यान रखना, जब यह गुजरात विजय पर निकलता है तो वहीं पर नुसरत खान द्वारा 1000 दीनार में एक अबिसीनियाई हिजड़े को खरीदा जाता है, और उसी अबिसीनियाई हिजड़े का नाम था मलिक काफूर। और यही मलिक काफूर है, यही उसका सेनापति बनता है जो दक्षिण विजय के लिए जाता है और दक्षिण के जितने भी अभियान हैं अपने नेतृत्व में पूरे करता है। और ध्यान रखिएगा, यही मलिक काफूर है जो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है और उनके राज्यों को या उनके वंशजों को सिंहासन पर बैठाता है और सिंहासन से हटाता है, अर्थात पूरी राजनीति को अपने हाथों में ले लेता है। फिर 1300 ईस्वी में रणथंबोर अभियान करता है राणा हम्मीरदेव के विरुद्ध, और राणा हम्मीरदेव के विरुद्ध जब यहाँ पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो यहाँ पर बहुत सारी रानियां अलाउद्दीन खिलजी के डर के कारण जौहर कर लेती हैं, एक साथ अग्नि के कुंड में कूद जाती हैं। इस अभियान में अमीर खुसरो साथ में जाता है और वह जौहर वृत्त का चित्रण करता है, अर्थात यह किसी सामसायिक लेख द्वारा प्रथम चित्रण होता है। तो जो जौहर का चित्रण करने वाला पहला व्यक्ति था तो वह कौन था, अमीर खुसरो था। किस अभियान के द्वारा किया गया था, तो रणथंबोर अभियान के द्वारा किया गया था। और यह अभियान कब हुआ था, तो 1300 ईस्वी में हुआ था। इसमें किन किन के मध्य हुआ था, तो यह राणा हम्मीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था।
इसके बाद वह 1303 में चित्तौड़ अभियान पर जाता है और जहां पर राणा रतन सिंह के विरुद्ध यह अभियान चलाता है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। जो पद्मावत मूवी है पद्मावती पर लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, कृति है। तो इस कृति में इसका बहुत अच्छे से चित्रण दिया गया है। वहां पर बहुत सारी दंत कथाएं हैं। दंत कथाओं की बात अलग है, 5 मिनट में बता देता हूं कि लोग बोलते हैं कि चित्तौड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने खूबसूरती के चक्कर में किया था, कि जो पद्मावती थी वह बहुत ही खूबसूरत थी और उन खूबसूरती को देखने के लिए, उन्हें पाने के लिए वह चित्तौड़ का अभियान करता है। लेकिन इसके यदि हम सही उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना और दक्षिण की ओर जाने पर मालवा पर अटैक करने के लिए रास्ते में उसको चित्तौड़गढ़ पड़ता है और चित्तौड़गढ़ को जब तक वह नहीं जीतता तब तक उसके लिए मार्ग सही तरीके से प्राप्त नहीं होता मालवा पर विजित होने का। इसीलिए वह चित्तौड़ का अभियान करता है और चित्तौड़ पर अटैक करता है। तो देखिए अलग अलग हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पद्मावत के पीछे या पद्मावती के पीछे उसने यह आक्रमण नहीं किया था। उसने आक्रमण किस लिए किया था? अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और धन संपदा लूटने के लिए किया था। यहां पर राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मावती के साथ क्या किया था? जौहर किया था। इस पर 1541 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है पद्मावत की रचना की गई है, जिसमें इस घटना का चित्रण मिलता है, रानी पद्मावती की जीवनी मिलती है। जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो इसमें स्पष्ट तौर पर ऐसा लिखा गया है कि जो पद्मावती थी बहुत ही खूबसूरत थी, श्रीलंका की रानी थी। जब राणा रतन सिंह को पता चला कि एक खूबसूरत रानी है तो वह वहाँ से जाके उनसे विवाह करके वापस आ गया। और जब इनकी खूबसूरती के विषय में अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह से आग्रह किया कि आप हमें रानी पद्मावती का चेहरा दिखा दीजिए, मैं चेहरा देखकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन राणा रतन सिंह राजपूत राजा थे, शान और शौकत उनकी प्रमुख हुआ करती थी, तो उन्होंने रानी का चेहरा जो था एक कांच में दिखाया था या जो पानी का एक तपेला होता है उसमें दिखाया था, स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी जो था क्रोधित हो गया था और उसने इन पर आक्रमण कर दिया था। तो ऐसे इस जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, इसमें इस तरीके का उल्लेख दिया गया है। तो देखिए अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग तरीके से इसका वर्णन करते हैं। आप खुद देखिएगा कि 1303 में ये अटैक हुआ था और ये किताब कब लिखी गई थी? ये 1541 में लिखी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों बाद मलिक मोहम्मद जायसी को कितना पता होगा, कितना नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1305 में पहुंचते हैं। 1305 में ये मालवा का अभियान करता है। यह अंतिम परमार शासक मलहक देव के विरुद्ध हुआ था। कौन सा? मालवा का अभियान। और जब वह मालवा का अभियान करता है तो इसी के दौरान यहाँ पर उज्जैन, धार और चंदेरी को भी जीत लेता है और उज्जैन का जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसको ध्वस्त कर देता है। तो यहाँ पर मंदिरों को भी तोड़फोड़ करता है और यहाँ पर बहुत अधिक धन संपदा लूट कर ले जाता है। और यहीं पर आकर अमीर खुसरो कहता है कि यदि मालवा की विजय नहीं होती तो दक्षिण के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि मालवा की विजय के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी के मन में साम्राज्य विस्तार की लालसा उठ जाती है और वह विश्व विजित की बात करने लगता है, विश्व को जीतने की बात करने लगता है। फिर यहाँ पर उलाउल मुल्क द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि सिकंदर के पास अरस्तु जैसा एक योग्य गुरु था जिसने उसको प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सपोर्टर नहीं है, इसलिए तुम विश्व विजय की कल्पना को छोड़कर दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करो, दक्षिण भारत के अभियान प्रारंभ करो। और यहाँ से वह दक्षिण विजय के लिए अभियान के लिए निकल जाता है। द्वितीय चरण में वह दक्षिण के अभियान करता है और इनका उद्देश्य होता है इन्हें जीतकर इनसे केवल राजस्व की प्राप्ति करना। अभियान क्रमशः कौन से थे? तो पहला उसने देवगिरी महाराष्ट्र पर अभियान किया। 1306 में यह अभियान हुआ था। यह यादव वंशीय राजा रामचंद्र देव बघेल के विरुद्ध हुआ था। देवल देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर दिया था। फिर आगे होता है वारंगल तेलंगाना का अभियान। वारंगल तेलंगाना का अभियान 1310 में यह करता है और काकतीय वंशीय प्रताप रुद्र द्वितीय के विरुद्ध यह अभियान होता है। ध्यान रखिए दक्षिण के अभियान करने यह स्वयं नहीं जाता, किसे भेजता है? मलिक काफूर को भेजता है। फिर इनसे अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें जंजीर डलवाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। ध्यान रखिए जो वारंगल में जब ये अभियान करता है तो वारंगल में इनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद ये अधीनता स्वीकार करने के उपलक्ष्य में अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाता है, उसे जंजीर में लपेटवाता है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजता है, यह चिन्ह के स्वरूप कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। मलिक काफूर ने यहां से ही कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। किसमें? वारंगल अभियान के द्वारा।
फिर कोहिनूर की हीरे की जो कहानी है वो अलग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस हीरे की कहानी भी मैं सुनाता जाऊंगा कि यहाँ से हीरा फिर कहाँ गया, फिर किस तरीके से ये विक्टोरिया के पास लंदन में पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ से मलिक काफूर को क्या मिलता है, कोहिनूर का हीरा मिलता है, और एक कोहिनूर का हीरा ले जाकर मलिक काफूर किसे दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। इसके बाद द्वार समुद्र जिसे कर्नाटक कहा जाता है, कर्नाटक का अभियान करता है 1311 में। यह होयसल वंशीय वीर बल्लाल देव के विरुद्ध अभियान था। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, हेलीवेड है। ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि हेलीवेड क्या है, तो ये द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। इसके बाद मदुरा केरल का अभियान किया जाता है 1313 में। धन प्राप्ति की दृष्टि से सबसे सफल अभियान था, लेकिन जैसे ही अभियान किया जाता है तो पांडव राजा क्या करते हैं, उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते, वहां से भाग जाते हैं, और यह जो अभियान होता है मदुरा या केरल का अभियान होता है असफल हो जाता है, क्योंकि वह सही तरीके से इसे जीत नहीं पाते, इसे अपने अधीन नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, यहाँ से बहुत अधिक धन संपदा की प्राप्ति इन्हें हो जाती है। इसके प्रभाव भी बहुत पड़ते हैं। इसका जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, इसके दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। सकारात्मक प्रभाव यह है कि जिन उद्देश्यों को आधार बनाकर यह इन अभियानों को संचालन करता है, इन अभियानों का को पूर्ण करता है, वह उद्देश्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, दक्षिण भारत में धन प्राप्त कर एक स्थायी एवं विशाल सेना का गठन हो जाता है, साथ ही साथ राजस्व में राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो जाती है। मंगोल आक्रमण का सामना तथा आंतरिक विद्रोह को कुचलकर कल्याणकारी कार्य किए गए। मतलब ये भी उद्देश्य हो जाते हैं, क्योंकि जब इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, स्थायी सेना गठित हो जाती है, तो जब मंगोल आक्रमण करते हैं तो मंगोलों के आक्रमण को यह असफल करने में सिद्ध होता है। साथ ही साथ आंतरिक जो विद्रोह होते हैं उन्हें भी दबाने में सफल होता है, और इसके साथ ही इसके पास अधिक धन आ जाने के कारण यह कल्याणकारी योजनाओं को भी संचालित करता है। लेकिन इसके सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक भी परिणाम होते हैं। जैसे कि कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन किया जाता है, क्योंकि जो टैक्स की दर होती है, कर की दर होती है, वह बढ़ा दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऐसे ही दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और यदि आगे चलकर कोई योग्य शासक ना आए पद पर, तो धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। इसीलिए यदि आप बड़ा साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, बड़े साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो उस साम्राज्य को संभालने वाला योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी कमजोर शासक आएगा और धीरे धीरे आंतरिक विद्रोह बढ़ने लगेंगे, और आंतरिक विद्रोह बढ़ने से सारा साम्राज्य क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा अर्थशास्त्री भी था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लेके आया था, भू राजस्व नीति भी लेके आया था, और उसकी नीतियां वर्तमान में भी लागू मानी जाती हैं, वर्तमान में भी इनका उपयोग किया जाता है। भू राजस्व नीति के अंतर्गत इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, भू राजस्व नीति, तो वहीं से जहां से इसके साम्राज्य विस्तार की नीति मिलती है, वर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही से। उद्देश्य क्या थे, तो इसके उद्देश्य थे कि राज्य की आय में वृद्धि करना। जिस तरीके से साम्राज्य विस्तार से धन प्राप्त होना, उसी तरीके से जब साम्राज्य का विस्तार हो रहा होगा तो वहां पर जो भूमि उसके क्षेत्र में विजित होगी, तो उस पर किस तरीके की करण प्रणाली लागू की जाए कि हमारे राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि हो। तो यही उसकी क्या थी, भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व नीति थी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था राज्य की आय में वृद्धि करना, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का दमन करना। ये जो बीच में मध्यस्थ भूमिपति वर्ग होते हैं, जो बीच में ही सारा फायदा ले जाते हैं, उनका क्या करना, दमन करना। साथ ही साथ कृषकों की सुरक्षा करना। इन उद्देश्यों के साथ ही यह अपनी बाजार नियंत्रण नीति का प्रारंभ करता है और उसको विभिन्न चरणों में संपादित करता है। तो इसके कौन कौन से चरण थे, इसमें इसने क्या किया कि जो अनुदान में दी गई भूमि होती है, बहुत सारे नाम से थी, जैसे कि मिल्क थी, इनाम थी, वक्फा भूमि थी, तो इन सभी को क्या कर लेता है, वो जब्त कर लेता है, और जब्त करने के साथ इस सभी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। खालसा भूमि मतलब राज्य के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। तो पहले क्या था, भूमि के बहुत सारे प्रकार थे, मिल्क थे, इनाम थे, वफ़ा थी। तो इन भूमियों को, मतलब इनाम वफ़ा क्या होते हैं कि किसी को इनाम स्वरूप भूमि दे दी गई, तो उन सभी को जब्त कर कर राज्य के नियंत्रण वाली भूमि में परिवर्तित कर दिया और उसे क्या नाम दे दिया, खालसा भूमि। फिर उसने क्या किया, इस भूमि की पैमाइश कराई, और पैमाइश मतलब नापने के बाद फिर उस पर भू राजस्व की राशि निर्धारित की। पहले क्या किया कि सारी भूमि जो कि अलग अलग थी, इतने इतने टुकड़ों में थी, इनको एक किया,
एक ही जगह पर लेके आए, उनको एक करने के बाद फिर इसकी नपती करवाई कि आखिर ये है कितनी, फिर है कितनी के बाद फिर कितना कितना टुकड़ा किस किस को मिल रहा है, कहां पर सिंचाई ज्यादा हो रही, कहां पर कम है, कहां पर जल की पूर्ति है, कहां पर नहीं है। इसके आधार पर इसने क्या है, भू राजस्व की दर निर्धारित की कि किससे कितना प्रतिशत कर लेना है। अगला क्या किया उसने, उत्पाद का 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया गया तथा आवास एवं चराई कर भी लगाए गए। कर का निर्धारण कर दिया गया कि आधा भाग आप भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा करेंगे या शासन में जमा करेंगे, और लोगों पर रहने के लिए और जो जानवरों को चराने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता था वो भी कर लगाए गए, अर्थात आवास और चराई 2 प्रकार के कर इसने प्रारंभ किए। साथ ही साथ जो मध्यस्थ बीच में जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो बीच का फायदा उठा के ले जाते थे, उनका दमन किया। भू राजस्व वसूली हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए मुस्तखराज कहा गया। क्या कहा गया, दीवान ए मुस्तखराज। अब इसके भी प्रभाव हैं, दोनों होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जिस उद्देश्य से इसने इस अभियान को चलाया था या भू राजस्व नीति का निर्धारण किया था, वो उद्देश्य की उसे प्राप्ति हुई, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आय में वृद्धि हुई। साथ ही साथ अब जब पैसा आएगा तो इन्होंने क्या है, स्थायी सेना, बृहद सेना का गठन किया, और वो भी स्थायी सेना थी। इसके साथ ही मध्यस्थों की शक्ति का दमन कर दिया। भू राजस्व विभाग में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, जो बिचौलियों के माध्यम से किया जा रहा था, उसको भी समाप्त कर दिया। लेकिन सकारात्मक परिणामों के साथ साथ इसके कुछ नकारात्मक भी परिणाम थे, वो भी हम देख लेते हैं कि यह सुधार केवल गंगा यमुना दोआब तक ही सीमित था। मतलब ये भूमि जो भू राजस्व सुधार था, ये बहुत अच्छा सुधार था, बहुत अच्छी नीतियां अपनाई गई थी, लेकिन संपूर्ण साम्राज्य में इसका विस्तार न कर सिर्फ गंगा यमुना दोआब की जो भूमि थी वहां तक ही इसका विस्तार किया गया था, जिससे बाकी क्षेत्र इससे अछूता रह गया था। साथ ही साथ भू राजस्व की दर काफी अधिक थी, 1/2 भाग। अर्थात मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का उत्पादन हुआ तो उसमें से सीधा 50% या 50 रुपए किसके पास चला जाएगा, सुल्तान के पास चला जाएगा। मतलब 50% ही आपके पास बचेगा। अब 50% में आपकी ही लागत है, आपकी ही खेती है, आपका ही सब कुछ है, आपको ही सब कुछ करना है। तो ये दर क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और साथ ही साथ इसमें मध्यस्थों के जो विशेष अधिकार थे उनका अंत हुआ था कि आप इनसे कर वसूल नहीं कर सकते हैं, उनका दमन नहीं हुआ था, ये अपने अस्तित्व पर अभी भी बने हुए थे। तो इस तरीके से यदि भू राजस्व नीति अलाउद्दीन खिलजी की आपसे पूछ ली जाती है तो आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि शॉर्ट प्रश्न में पूछा जाता है तो आप छोटे प्रश्न में भू राजस्व नीति को लिख सकते हैं, और 11 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भी लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी इसकी, बाजार नियंत्रण। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वर्णी की पुस्तक तारीखे फिरोजशाही से मिलती है। उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य थे सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित। होता क्या था कि इसने बहुत बड़ी विशाल सेना को स्थापित कर लिया था, उस विशाल सेना के लिए सही दाम पर, ताकि उनको हमें क्या वेतन कम देना पड़े। अब यदि हम वेतन कम देते हैं और बाजार में यदि महंगाई बढ़ जाती है तो सैनिक क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। सैनिक अधिक वेतन की मांग करेंगे, और अधिक वेतन की मांग करेंगे तो उनके वेतन की पूर्ति राजस्व से की जाएगी, तो राजस्व का जो खजाना होगा धीरे धीरे खाली होता जाएगा। तो इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि जो सैनिक हैं, यदि हम इनको मान लीजिए 10 रुपये वेतन दे रहे हैं तो वह 10 रुपये में अपनी जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति है या आवश्यकता के लिए जितने भी वस्तुओं की जरूरत इनको पड़ती है उनका हम एक मूल्य निर्धारित कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति इस बाजार में एक बाजार निर्धारित कर दिया कि ये जो बाजार है यहाँ पर जितना भी उत्पादन होगा सब यहीं पर बेचा जाएगा, और बेचने के साथ उनकी हर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा कि मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं मान लीजिए अभी के समय मान लीजिए कि 10 रुपये किलो है तो 10 रुपये किलो ही होगा, ना कोई बढ़ेगा ना कम होगा, चाहे उत्पादन ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, सुल्तान करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि उन्होंने एक तालिका बना दी कि हर चीज़ का एक रेट फिक्स कर दिया कि इतने इतने में होगा। अब व्यक्ति यहीं पर बेचने आएगा, इसके अलावा कहीं पर बेचा भी नहीं जाएगा। सैनिक की आमदनी जितनी भी होगी वह उस आमदनी में, और ये निर्धारण कैसे किया जाएगा, आमदनी के आधार पर, तो वह अपनी आमदनी के आधार पर इसी मार्केट में आकर सस्ते दामों पर अधिक वस्तुएं खरीद पाएगा, जिससे सैनिकों को वेतन भी कम देना पड़ेगा और हम बहुत अधिक स्थायी सेना भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने यहां पर ये व्यवस्थाएं चालू की, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की चालू की।
तो इसके उद्देश्य क्या थे? एक तो सैनिक उद्देश्यों से प्रेरित था, इसकी जानकारी ये जन कल्याण भावना से प्रेरित था कि एक ही बाजार में हर चीज मिल जाए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके भी विभिन्न चरण थे। विभिन्न चरणों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की इसने एक सूची तैयार की और उनका मूल्य निश्चित कर दिया कि जैसे मान लीजिए तेल का उपयोग होता है या फिर खाद्यान्न का उपयोग होता है, तो उसकी इसने एक सूची बनवाई और उसका मूल्य निर्धारित कर दिया कि इससे ज़्यादा मूल्य पर भी कोई चीज़ नहीं जाएगी और कम मूल्य पर भी कोई चीज़ नहीं जाएगी। 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कौन कौन से? एक गल्ला या मंडी, मंडी मतलब गल्ला बाजार, जहाँ पर खाद्यान्न की वस्तुएं, गेहूँ, चावल, ये चीज़ें प्राप्त होती थी। दूसरा सराय अदल, जिसमें वस्त्र बाजार कहा जाता है। और तीसरा पशु पक्षी एवं दास दासियों का बाजार, जहां पर पशु पक्षी और दास दासियों को बेचा और खरीदा जाता था। अकाल आदि के समय अनाज की कमी से निपटने के लिए उसने राशनिंग प्रणाली अर्थात सरकारी गोदाम की भी शुरुआत की थी। सोच लीजिए, उसने गोदाम बनवा दिए थे कि कभी अकाल आ जाता है या फिर कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इन जो सरकारी गोदाम है यहाँ से हम अनाज की पूर्ति कर पाएँ, तो उसकी व्यवस्था की। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की। किसकी? दीवान ए रियासत विभाग की। ध्यान रखिए, इसमें ये इतना ज़्यादा बल दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है या तौल और माप में डली मारता है या फिर कम तौलता है, तो उसके मांस को काट लिया जाता था जितना वह कम तौलता था। मतलब इतनी कठोर सजाएं यहाँ पर दी जाती थी। सैनिक व्यवस्था में भी देखिएगा कि जब वह स्थायी सेना की व्यवस्था करता है तो स्थायी सेना में बहुत सारी पद्धतियां चालू कर देता है, जैसे कि हुलिया की प्रथा, दागने की प्रथा। हुलिया की प्रथा, दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी से ही चालू हो जाती है। ये क्या होता है? इसने देखा कि यहाँ पर जो सामंत होते हैं बहुत ही चुरकट किस्म के होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो लोकल क्वालिटी के घोड़े होते हैं, लोकल क्वालिटी के सैनिक होते हैं, उनको भेज दिया करते थे राजाओं से युद्ध लड़ने के लिए या राजाओं के पास युद्ध लड़ने के लिए। तो इसको लगा कि यदि हम सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं तो हमारे पास उनका एक हुलिया होना चाहिए कि यदि हमने इस सैनिक को, मान लीजिए सैनिक ए को हमने नियुक्त किया है, तो उसकी हमने हुलिया रख ली कि यही हमारे पास है। अर्थात यदि हम उसको जितना वेतन दे रहे हैं उसकी जगह पे कोई और ना आ जाए हमारी सेना में। तो उसने हुलिया की व्यवस्था की। दूसरे दागने की। जितने भी पशु पक्षी या घोड़े होते थे उनमें एक ठिप्पा लगा दिया जाता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। मतलब वो घोड़े की भी अदला बदली ना हो पाए। ऐसा ना करे सैनिक की अच्छे अच्छे घोड़े घर पे छोड़ के आ जाए और जो कमजोर किस्म के घोड़े हैं उनको लेके आ जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया था? दागने और हुलिया की प्रथा भी प्रारंभ कर दी थी। निष्कर्षतः लैनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को कुशल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसे कुशल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, भू राजस्व नीति इतने व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से संचालित की थी कि इनका उपयोग हम वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे पुत्र होते हैं, उन्हीं पुत्रों में से एक पुत्र होता है जिसे कहा जाता है शिहाबुद्दीन उमर। यह सबसे छोटा पुत्र होता है शिहाबुद्दीन उमर। इसका शासनकाल लगभग 90 दिन तक ही चल पाता है। 90 दिन के बाद इसकी सत्ता हट जाती है और उसकी जगह पर मुबारक शाह खिलजी आ जाता है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक शासन करता है। यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। क्या घोषित कर लिया था? खलीफा। यह स्वयं को खलीफा समझने लगा था। साथ ही साथ थोड़ा सनकी किस्म का था। यह राजमहल में स्त्रियों के वस्त्र धारण करके आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र होकर आ जाता था, तो इस तरीके की हरकतें भी करता था। और यह अलाउद्दीन खां ही पुत्र था, तीसरा पुत्र था, थोड़े सनकी किस्म का था। इस कारण से इसकी सत्ता को हटाकर की इसकी जगह पर नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासन करने लगता है और 1320 में शासन या सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और इसे हराकर गद्दी पर कौन बैठ गया? गयासुद्दीन तुगलक बैठ गया। तो यहां से ही जो तुगलक वंश है वो स्थापित होता है और अलाउद्दीन खिलजी वंश है वह समाप्त हो जाता है और सल्तनत काल का तीसरा वंश अर्थात अगला वंश आता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो वंश था वह क्या था? गुलामों के द्वारा स्थापित किया गया था, इलवरी तुर्कों का वंश था। दूसरा वंश था वह तुर्कों की ही दूसरी शाखा का वंश था जिन्होंने सत्ता उलेमा वर्ग के आधार पर प्राप्त ना करके किसके आधार पर प्राप्त की थी? शक्ति के आधार पर प्राप्त की थी। लेकिन जो तीसरा वंश तुगलक वंश आता है वह मिश्रित प्रजाति से बनता है। अर्थात जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी जो माता होती हैं
माता हिंदू जाट होती हैं, महिला हिंदू जाट होती हैं, अर्थात मुस्लिम और हिंदू के मिश्रण से ये प्रजाति बनती है और आगे चलकर यह अफगानी पद्धतियों को धारण कर लेता है और भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो दोस्तों खिलजी वंश में इतना ही। आगे हम अध्ययन करेंगे तुगलक वंश का, तुगलक वंश की नीतियों का समझने का प्रयास करेंगे, फिरोज शाह तुगलक को, अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक को और गयासुद्दीन तुगलक को। इसके साथ ही फिर तुगलक वंश के बाद हम आगे के वंशों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले वंश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।